नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं एलएस जादौन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है यूनेस्को साइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को की साइट्स भारत में कौन-कौन सी हैं? यहाँ से सवाल अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए। इनमें से ज़्यादातर साइट्स वे पूछी जाती हैं जो कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल हुई हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट साइट्स पूछ ली जाती है जिसके बारे में कोई विशेष घटनाक्रम करंट में कोई घटित हुआ हो। तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना प्रॉपर बनी रहती है। अब क्योंकि 2025 में कुछ नई साइट्स यूनेस्को में शामिल हुई थी, तो इस वजह से यहाँ से अब 2025-26 के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सके। तो चलिए फिर बिना समय गँवाए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहाँ पर हम जानेंगे यूनेस्को की भारत में प्रमुख विश्व धरोहर स्थल कौन-कौन से हैं, और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यूनेस्को, सबसे पहले हम इस संस्था के बारे में जान लेते हैं कि यूनेस्को क्या है और आखिरकार ये विश्व धरोहर स्थलों को नामित क्यों करता है, ये अपनी सूची क्यों जारी करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले यूनेस्को की हम बात कर लेते हैं। यूनेस्को जो कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय हम इसको कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इस संस्था का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी विश्व के अंदर शांति और सद्भाव को बनाया रखा जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए और विश्व शांति को बढ़ावा देना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। लगभग 194 के करीब देश इसके सदस्य हैं, जिनमें से भारत भी इसका एक सदस्य देश है। और ये यूनेस्को शैक्षिक, सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए उनके जो भी विश्व धरोहर स्थल हैं, उनको नामित करती है और विश्व में शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। आंद्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में। तो देखिए, यूनेस्को की बात करें तो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में बात करें तो अ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना कब होती है इसकी दोस्तों? तो इस संगठन की जो स्थापना होती है वो होती है 1945 के अंदर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उसी समय इस संस्था की भी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में रखा गया है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। और सदस्य देश इसके दोस्तों 194 हैं। 194 इसके सदस्य देश हैं। महानिदेशक की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में, यानी कि मैं अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूं, तो अभी तक इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो हैं आंद्रे अजोले। तो यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? एक तो इसकी स्थापना कब हुई, पहली बात। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे पेरिस में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं इसके, कितने देश पार्टनर हैं इसमें, तो 194 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें भारत भी है। और महानिदेशक याद रखना आंद्रे अजोले हैं। क्या काम करता है ये, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी या एक निकाय है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना। यह विश्व धरोहर स्थलों को नामित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है तथा शिक्षा तक पहुंच, विरासत संरक्षण और जैव विविधता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो ये एक तरह की संस्था है जो कि विश्व धरोहर स्थलों को नामित करती है, उनके संरक्षण का प्रयास करती है। विश्व में 1200 से अधिक विश्व धरोहर इसके द्वारा जो है नामित की गई हैं।
उनको अपनी सूची में इसने शामिल किया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो वर्तमान में अप्रैल 2026 तक भारत में 44 ऐसे स्थान हैं या ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को के द्वारा नामित किए गए हैं, जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं? 44 हैं। अब ये जो 44 स्थल हैं भारत के अंदर वर्तमान में, इन कुल 44 स्थलों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? तो 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। इनमें कुछ स्थल तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड हैं, नेचर से संबंध रखते हैं, प्राकृतिक, जैसे कि कोई नेशनल पार्क हो गया, है ना, या कोई पर्वतमाला हो गई। तो ये ऐसे स्थान जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जिनको हम कहेंगे प्राकृतिक स्थल। तो इन 44 स्थानों में से 7 जो स्थल हैं वो प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि 36 स्थल ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं सांस्कृतिक श्रेणी से रिलेटेड, जो ऐतिहासिक या सांस्कृतिक श्रेणी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो सकता है, कोई महल हो सकता है, कोई किला हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो मानव संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो मानवीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं या हमारे इतिहास का जो है एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को हम रखते हैं सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर, जिनकी संख्या भारत के अंदर वर्तमान में कितनी है? तो 36 है। एक स्थान ऐसा भी है भारत में जो मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको हम कल्चरल भी कह सकते हैं, जिसको हम नेचुरल भी कह सकते हैं, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का मिश्रण है। तो उसे हम कहेंगे एक अलग कैटेगरी में मिश्रित। अब मिश्रित श्रेणी में भारत के अंदर एक ही स्थान है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम के अंदर है। आगे हम जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत में कुल 44 स्थल हैं जो कि यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं। इन 44 में से 7 याद रखने हैं प्राकृतिक हैं, 36 यानी कि 36 आपके कैसे हैं? तो वो आपके कल्चरल या सांस्कृतिक हैं, और एक आपका मिश्रित श्रेणी का है जो कल्चरल भी है और जो आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक श्रेणी के अंतर भी शामिल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने 44 हैं। अब बात की जाए कि भारत में सबसे पहला स्थल कौन सा शामिल किया गया था। देखिए, पहला जो स्थल शामिल किया गया था वो कोई एक स्थल शामिल नहीं किया था भारत में। सबसे पहले 1983 में, यानी कि 1983 में 4 स्थानों को यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया था। तो अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम में ये 4 स्थान आएंगे, जो कि 1983 में एक साथ इनको जोड़ा गया था सूची में, या एक साथ इनके नाम शामिल किए गए थे। तो ये 4 स्थल कौन कौन से हैं, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। कि भारत में प्रथम यूनेस्को साइट, अगर हम बात करें भारत में प्रथम यूनेस्को साइट की, यूनेस्को स्थल या यूनेस्को सूची में शामिल स्थल, प्रथम यूनेस्को सूची में शामिल स्थल। तो जो पहले यूनेस्को सूची में शामिल स्थल हैं उनकी संख्या 4 है। वो कितने हैं दोस्तों? 4। 4 स्थल ऐसे हैं जिनको सबसे पहले यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया था। 4 स्थलों को सर्वप्रथम यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। 4 स्थलों को सर्वप्रथम सर्वप्रथम यूनेस्को सूची में शामिल किया गया।
सूची में शामिल किया गया। तो अब ये चार कौन कौन से हैं जो सबसे पहले शामिल किए गए? इनको शामिल किया गया था 1983 में। कब किया गया था दोस्तों? 1983 में। इसको मैं यहीं लिख देता हूं, 1983 में। थोड़ा सा इधर ले। 1983 में। 1983 में चार स्थानों को या चार स्थलों को सबसे पहले यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये चार स्थल कौन कौन से थे? तो एक तो था ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। नंबर एक पे अगर मैं बात करूं, ताजमहल। ताजमहल। और ये कहाँ पर स्थित है? आगरा यूपी में स्थित है। आगरा यूपी के अंदर ये स्थित है। दूसरा स्थान भी आगरा में ही शामिल किया गया था, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, जिसको हम लाल किला भी कहते हैं। लाल किला। और ये भी कहाँ पर स्थित है आपका? तो आगरा में स्थित है। दो स्थान तो लिए गए थे आगरा से, यूपी के अंदर, एक ताजमहल और एक आगरा फोर्ट। और दो स्थान ही लिए गए आपके कहाँ से? महाराष्ट्र से। एक तो अजंता की गुफाएं, नंबर तीन पे अजंता कैब्स या अजंता की गुफाएं। और दूसरा एलोरा की गुफाएं, नंबर चार पे आ जाएगा एलोरा की गुफाएं। और ये दोनों हैं आपके कहाँ पर? तो ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये भी आपके कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चार स्थल थे जिनको सर्वप्रथम यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को सूची में सर्वप्रथम कितने स्थलों को शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा चार स्थलों को। कब किया गया? 1983 में किया गया साहब। कब किया गया? 1983 में किया गया। चार स्थलों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं चार स्थल? तो ये जो चार स्थल हैं उनमें दो तो आगरा के अंदर हैं, यानी कि यूपी में, एक ताजमहल, एक आगरा फोर्ट या आगरे का लाल किला। और दो स्थान हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर, एक अजंता की गुफाएं और दूसरा है एलोरा की गुफाएं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को सूची में शामिल नवीनतम स्थल कौन सा है, नवीनतम जो हाल ही में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, यूनेस्को सूची में शामिल नवीनतम स्थल। यूनेस्को सूची में शामिल, सूची में शामिल नवीनतम स्थल। नवीनतम स्थल। स्थल। अगर नवीनतम पूछे जो हाल ही में जोड़ा गया है, तो अभी 2025 के अंदर
मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से एक नवीन स्थल यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। अब ये मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है? तो मराठा शासन के अधीन उस समय जो मराठों के किले हुआ करते थे, फोर्ट जिनको हम बोलते हैं, तो कुल 12 फोर्ट या कुल 12 किले हैं जो मराठों के अधीन थे उस समय। उन 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। हालांकि इनकी संख्या 12 है, लेकिन ये साइट एक ही कहलाएंगे। तो नाम दिया जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। इन 12 किलों में से 11 किले महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं और एक किला जो है वो आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जिंजी किला। तो इस तरह से टोटल 12 किले शामिल किए हैं मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से, जो कि 2025 में नवीनतम 44वें स्थल के रूप में जोड़ा गया है यूनेस्को के अंदर। तो यूनेस्को सूची में शामिल नवीनतम स्थल, तो नवीनतम पूछा जाए आपसे तो फिर आपका आंसर होगा मराठा सैन्य परिदृश्य। नवीनतम या हम कह सकते हैं 44वां, यही नीचे लिख देंगे, मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य, इस नाम से इसको जोड़ा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में 2025 के अंदर कौन सा स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा मराठा सैन्य परिदृश्य। अब ये जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसके अधीन या इसके अंतर्गत मराठों के 12 सैन्य दुर्ग आते हैं। इनको हम कह सकते हैं इनके अंतर्गत, ऐसे लिख लो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मराठों के 12 किले शामिल हैं, जिन्हें कब जोड़ा गया? 2025 में शामिल हैं। इनकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम सभी स्थलों को देखेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से इनके अंतर्गत मराठों के 12 किले शामिल हैं। और इन्हें कब जोड़ा गया? तो 44वें स्थल के रूप में, 44वें स्थल के रूप में 2025 में शामिल हुआ है ये, शामिल। तो ये नवीनतम है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि लेटेस्ट किसको शामिल किया है, तो आप कहेंगे मराठा सैन्य परिदृश्य को लेटेस्ट शामिल किया गया है। जबकि जो सबसे पहले शामिल किया गया था वो ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। और इस मराठा सैन्य परिदृश्य को कब शामिल किया गया था? तो फिर आपका आंसर होगा, इसे शामिल किया गया था 2025 में। क्लियर बात? 1983 में। एक तो ये याद रखना, 4 स्थान हैं: ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। और ये 2025 में हाल ही में नवीनतम जोड़ा है, 2025। तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर बात यहाँ तक भाई, समझ में आ गई क्या सबको? आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये तो थी नवीनतम साइट की बात, या सबसे फर्स्ट साइट की बात। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत 7 साइट कौन कौन सी थी। इसके अलावा मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत एक साइट कौन सी है। और सांस्कृतिक श्रेणी में 36 जो साइट हैं वो कौन कौन सी है। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक श्रेणी की बात कर लेते हैं, जहां पर
7 जो है हमें स्थल देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। अब ये यूनेस्को की सूची में जो प्राकृतिक श्रेणी में शामिल स्थल है, वास्तव में ये कोई ना कोई नेशनल पार्क के रूप में है, यानी कि जो नेचर से जुड़े हुए हैं। एक पर्वतमाला है जिसको भी इस साइट के रूप में जोड़ा गया है। तो एक बार हम पहले इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं ये। देखिए, इन 7 साइट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो साइट आती है वो आती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसको हम बोलते हैं महान हिमालय नेशनल पार्क। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपके। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ सभी साइट्स की आपको ईयर या कौन से सन में इनको शामिल किया गया था वो ध्यान नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जरूर ध्यान रखना। बाकी मैं लिस्ट लगा दूंगा इनकी एक ईयर वाइज, तो वहाँ से आप रट्टा मार सके तो मार सकते हैं। बाकी इतनी आवश्यक नहीं है, इनके ईयर बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं पहले 7 के नाम लिख देता हूँ, कौन कौन सी है 7 साइट। नंबर 2 पे है नंदा देवी फूलों की घाटी। नंदा देवी फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। तो इसको भी शामिल किया है किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। देखो, एक एक करके याद करने हैं आपको, एक साथ याद करने की कोशिश मत करो। पहले 7 हमें याद करने हैं प्राकृतिक, फिर एक आपका याद हो जाएगा कौन सा? मिश्रित। फिर धीरे धीरे हम टुकड़ों में स्टेट वाइज चलेंगे और स्टेट वाइज याद करते हुए चलेंगे कल्चरल वाले, जो 36 हैं। तो देखिए, दो तो ये हो गए आपके। एक तो कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दूसरा आपका हो गया कौन सा? नंदा देवी फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड के अंदर है। अब अगर मैं बात करूं नंबर 3 पे, तो उत्तराखंड से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो कंचनजंगा आ जाएगा सिक्किम में, जो कि मिश्रित श्रेणी का है। इसकी मैं बाद में बात करूंगा। इससे पहले 2 नेशनल पार्क ले लेते हैं असम के। असम के 2 नेशनल पार्क जो कि एक तो है कांजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर 2 असम के हैं नेशनल पार्क हैं दोनों। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत फेमस है ये। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये असम के अंदर है। और यही असम में एक है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो ये जो असम के अंदर दोनों के दोनों हैं, इन दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। मानस भी कहाँ पर है आपका? असम में। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है आपका? असम के अंदर है। 4 हो गए दोस्तों। 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंदर। नंबर 5 पे दोस्तों अगर हम बात करें तो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा
नेशनल पार्क है ये भी। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और ये नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा नेशनल पार्क है उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया है। और अगर मैं नंबर 6 पे बात करूं दोस्तों, तो नंबर 6 पे राजस्थान का एक नेशनल पार्क है केवला देव। कौन सा है? केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नंबर 6 पे लिख लीजिए। केवला देव घना पक्षी विहार। ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है दोस्तों, भरतपुर जिले में। और साइबेरियन सारस के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ विदेशी पक्षी या प्रवासी पक्षी हमें देखने को मिलते हैं जो शीतकाल के समय यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो लास्ट 7वां स्थान है वो आपकी एक पर्वतमाला है। और ये जो पर्वतमाला है नंबर 7 पे, इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अब ये जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है, जो किसी एक राज्य में स्थित नहीं है। ये महाराष्ट्र से लेकर और तमिलनाडु तक फैली हुई है। यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में ये भारत के समुद्र तट यानी कि अरब सागर के सहारे 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 महाराष्ट्र से लेके और तमिलनाडु तक एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से फैली हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र से लेकर, यानी कि ये महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा ये गोवा के अंदर है, ये कर्नाटक में भी है, ये केरल में भी है और ये तमिलनाडु के अंदर भी है। केरल एवं तमिलनाडु। तो इन सभी में ये फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये पर्वतमाला वास्तव में हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। अब देखिए, इनके एक बार थोड़ा सा मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। इन सभी की अगर मैं बात करूँ तो इनके अगर आप इमेज देखें, तो यहाँ देखिए मैंने सबके इमेज लगा रखे हैं। जैसे कि ये आपका इस इमेज में दिख रहा है, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ नंदा देवी, ये साइड में आप देख रहे हैं नंदा देवी है, और इधर ये फूलों की घाटी है। तो ये नेशनल पार्क हैं दो अलग अलग, एक नंदा देवी नेशनल पार्क और एक फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये दोनों उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, असम में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? असम में है। सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। और ये वेस्टर्न घाट पर्वतमाला है, जो कि महाराष्ट्र से लेकर और तमिलनाडु तक फैली हुई है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये है आपकी पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये वेस्टर्न घाट का नज़ारा है इधर, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के अंदर है, भरतपुर जिले में, जो कि साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 7
प्राकृतिक श्रेणी में शामिल विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जो एक स्थान मिश्रित श्रेणी में रखा गया है उसको भी यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी, ये चोटी है हिमालय के अंदर, और इस चोटी का ही नाम है कंचनजंगा चोटी, जो भारत की हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, या पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है ये। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। 8,598 मीटर की इसकी हाइट है। अब ये जो चोटी है इसी के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है उसी को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, और वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया। अब क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का इस नेशनल पार्क के प्रति या यहाँ के इस प्राकृतिक वातावरण के प्रति धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ ये एक नेचर से भी जुड़ा हुआ स्थान है, तो इसलिए यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होने के कारण और ये नेचर से जुड़ा हुआ होने के कारण दोनों ही श्रेणियों के अंदर शामिल किया जाता है। हम कह सकते हैं ये मिश्रित श्रेणी के अंदर आता है। तो ये मिश्रित श्रेणी में भारत की केवल एक ही साइट है जिसको आप याद रखेंगे, कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में दोस्तों ये स्थित है। क्लियर? यहाँ तक हम बात कर चुके हैं कितने स्थानों की? 8 स्थानों की बात कर चुके हैं। 7 आपके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक श्रेणी में, और एक आपका मिश्रित श्रेणी में। अब 7 प्राकृतिक श्रेणी में कौन कौन से हैं? फटाफट से रिवीजन मार दो एक बार। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, मानस और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? दोनों असम में। सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। और एक पश्चिमी घाट पर्वतमाला या वेस्टर्न घाट पर्वतमाला जो कि 5 स्टेट्स के अंदर फैली हुई है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर। तो ये थे आपके यूनेस्को में शामिल 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित धरोहर। अब बात कर लेते हैं कल्चरल साइट्स की, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल जो स्थान है भारत के अंदर यूनेस्को के द्वारा जिनको नामित किया गया है, जो किसी न किसी ऐतिहासिक स्थान से जुड़े हुए हैं या किसी धार्मिक स्थल के रूप में किसी मंदिर आदि से जुड़े हुए स्थान हैं। तो ये 36 कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अब हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल 36 स्थानों की, तो इन 36 स्थानों को अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, का नाम है चंडीगढ़, और ये आपका दिल्ली है। तो पहले तो हम देखेंगे दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर कौन कौन से स्थान शामिल हैं। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चंडीगढ़ में एक स्थान है। सबसे पहले अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में एक स्थान है जिसको हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या लेक ओ बुर्जिए का वास्तुशिल्प भी कहते हैं। चंडीगढ़ में एक स्थान है। कौन सा है एक स्थान? इसको हम नाम देते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, या इसको एक और नाम दिया जाता है लेक को बुर्जिए का वास्तुशिल्प। ले को बुर्जिए का वास्तुशिल्प और आज़ादी में इसका योगदान। तो ये चंडीगढ़ के अंदर है साइट। कैपिटल कॉम्प्लेक्स आप याद रखना इसका नाम। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। एक तो ये चंडीगढ़ में हो गया आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम बोलते हैं लेक ओ बुर्जिए का वास्तुशिल्प, ये चंडीगढ़ में।
बाइट कर लेते हैं। क्लियर बात। तो चंडीगढ़ में एक है। दिल्ली के अंदर मैं बात करूँ तो 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं दिल्ली में। दिल्ली में एक तो है आपके दिल्ली का लाल किला, एक दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, और एक दिल्ली में है कुतुब मीनार। तो 3 साइट आपको याद रखनी है। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कितनी साइट है? 3 यूनेस्को साइट दिल्ली के अंदर हैं आपके। दिल्ली। दिल्ली में अगर आपसे पूछे तो 3 यूनेस्को साइट याद रखनी। कितनी? 3। चंडीगढ़ में कितनी है? एक। दिल्ली में कितनी याद रखनी है आपको? 3। अब देखिए, दिल्ली में 3 साइट कौन कौन सी याद रखनी है? दिल्ली में अगर मैं 3 साइट्स की बात करूं, आराम से एक एक करके पढ़ो, अच्छे से याद करना है इनको, ठीक है? एक तो है दिल्ली में लाल किला। लाल किला। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के अंदर। दूसरी साइट की अगर मैं बात करूं तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। और तीसरा है यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। तो ये 3 साइट आपकी कहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों? तो दिल्ली के अंदर देखने को मिलती। तीनों की तीनों साइट्स कहाँ पर हैं? दिल्ली में। लाल किला, कुतुब मीनार, और तीसरी साइट कौन सी है आपकी? हुमायूं का मकबरा। तीनों साइट आपकी कहाँ हैं? तो दोस्तों दिल्ली के अंदर हैं। तो देखिए, दिल्ली में 3 साइट हैं आपकी। कौन कौन सी हो गई 3 साइट? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, और आपका लाल किला। क्लियर बात? ओके। एक हो गया चंडीगढ़ में, 3 हो गए आपके कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए फिर और बात कर लेते हैं। दिल्ली के अलावा अब मैं बात करूं, थोड़ा सा इधर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, यूपी। अब यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में हमें देखने को मिलेंगी 3 साइट। देखिए, पहले 3 साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको कितनी साइट याद रखनी है दोस्तों? तो 3 साइट आपको यहाँ यूपी में याद रखनी है। कितनी साइट याद रखनी है? 3। 3 साइट यूपी में कौन कौन सी याद रखनी है? तो एक तो सबको पता है, ताजमहल। ताजमहल, जो कि यूपी में कहाँ पर है? आगरा के अंदर। आगरा। एक है आपका आगरा फोर्ट, यानी कि आगरे का लाल किला। तो हम बोलते हैं आगरा फोर्ट। इसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और तीसरा है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, ये भी आगरा के पास में। तो ये तीनों की तीनों जो साइट हैं, ये शामिल की गई हैं यूनेस्को के अंदर, जिनमें ताजमहल और आगरा फोर्ट ये सबसे पहले शामिल किए गए थे। और ये तीनों की तीनों साइट आपको कहाँ देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों? तो ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर यूपी, और ये यूपी के अंदर तीनों की तीनों आपकी साइट।
ये लीजिए सर, ये उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं आपकी 3 साइट। तो 3 हमने देखा दिल्ली में, 3 यूपी में, एक आपके कहाँ पर हो गई, चंडीगढ़ में। अब यही अगर हम इधर से आगे बढ़े तो ये बिहार आ जाएगा यहाँ पर, ये है आपका बिहार। ओके। और इधर की बात करूं तो मैं यहाँ पर है आपका ये राजस्थान, और ये आपका हो गया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब हम अगर बात करें इनमें से तो सबसे पहले देख लेते हैं इधर बिहार के अंदर। पहले हम बिहार के अंदर देख लेते हैं जहां पर 2 साइट है बिहार। अब देखिए बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 2 साइट देखने को मिलेंगी बिहार में। बिहार में 2 साइट कौन कौन सी याद रखनी है आपको? तो बिहार में एक तो आपको याद रखना है दोस्तों नालंदा बिहार, और एक यहाँ पर मंदिर है महाबोधि मंदिर। बिहार में अगर बात करें तो एक तो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर जो बोध गया बिहार के अंदर है। और दूसरा है यहाँ पर नालंदा बिहार, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी पहले के जमाने की, उसे शामिल किया है, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। तो नालंदा बिहार के नाम से याद रखना। ये आपके दो जो साइट हैं वो कहाँ पर हैं, महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार, ये दोनों आपके बिहार में स्थित हैं। ये बिहार रहा आपका ये वाला। ठीक है दोस्तों, बिहार में हो गया। बिहार, अच्छा इन तीरों को मैं थोड़ा सा, वाइट बैकग्राउंड है तो अलग कलर का ही कर देता हूँ, दिख जा। अब देख, अब स्पष्ट रूप से दिख गया। अब आ जाते हैं इधर राजस्थान की तरफ अपने। राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में भी हमें 3 साइट देखने को मिलेंगी। राजस्थान, राजस्थान में हमें 3 साइट देखने को मिलेंगी। राजस्थान में 3 साइट हमें कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? देखिए राजस्थान में एक तो हम पहले से पढ़ चुके हैं प्राकृतिक श्रेणी के अंदर, मैं केवल कल्चरल की बात कर रहा हूँ भी। यहाँ पर कल्चरल में हमें 3 प्रमुख साइट हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी साइट हैं राजस्थान के अंदर ये 3? तो अब देखिए राजस्थान में एक तो है साहब जंतर मंतर, जंतर मंतर, ये एक सौर वेधशाला है जंतर मंतर के नाम से, जो जयपुर के अंदर है। जंतर मंतर जो कि कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में है। और ये एक सौर वेधशाला है जयपुर में, जंतर मंतर। ठीक है साहब। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दूसरा है यहाँ पर जयपुर शहर, परकोटे वाला जयपुर शहर। जयपुर शहर को शामिल किया गया, इसको 2019 में शामिल किया था जयपुर शहर को। ये भारत का दूसरा शहर है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तीसरी मैं बात करूं यहाँ पर, तो 6 पहाड़ी दुर्ग। अच्छा पहले इसके बारे में एक नोट डाल के लिख लो। राजस्थान का दूसरा शहर जो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को सूची में शामिल भारत का दूसरा शहर, यूनेस्को सूची में शामिल भारत का दूसरा शहर। दूसरा
शहर यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का दूसरा शहर। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये दूसरा है तो फिर पहला कौन सा था? पहला था अहमदाबाद। 2017 में उसको जोड़ा गया था। ये जो जयपुर शहर है इसको याद रखना, 2019 में इसको जोड़ा था। 2019 के अंदर इसको शामिल किया था और ये सेकंड शहर था भारत का। इसके अलावा राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जो कि यूनेस्को सूची में शामिल किए गए हैं। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, 6 पहाड़ी किले। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले कौन कौन से हैं जो कि इसमें शामिल किए गए यूनेस्को सूची में? एक तो किया गया जंतर मंतर को, दूसरा किया गया जयपुर शहर को, और तीसरा राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग। अब ये 6 पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से हैं? तो आम, गाजर, चीकू। इसकी एक ट्रिक है, आम, गाजर, चीकू। आम से आमेर का किला, गा से गागरौन का किला, जैसे जैसलमेर का किला, रे से रणथंभौर का किला। आम, गाजर, चीकू। चीकू मतलब चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो ये किले हैं 6 पहाड़ी किले, जिनमें देखिए आमेर, एक तो कौन सा किला है? आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट। दूसरा है गागरौन फोर्ट या गागरौन दुर्ग, गागरौन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है ये। और आमेर फोर्ट आपका जयपुर में है। फिर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर फोर्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और लास्ट में है कुंभलगढ़। तो आम, गाजर, चीकू, ये याद रखना। कुंभलगढ़। तो ये टोटल कितने पहाड़ी किले हो जाते हैं राजस्थान में? तो 6 पहाड़ी किले हो जाते हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। आम, गाजर, चीकू। आम से आमेर का किला, गाजर में देखो गा से गागरौन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, और चीकू में ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़। याद रखना, आम, गाजर, चीकू। याद हो जाएगा ना? ठीक है साहब। अब ये हमारे हो गए, देखो चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के अंदर लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। बिहार के अंदर महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार। उत्तर प्रदेश में आपके ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये हो गया साहब। अब एक बचता है हमारा एमपी। पहले मैं इसको साइड में ले लूँ थोड़ा सा, ताकि लिखने को और जगह मिल जाए, है ना। बिहार को भी थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं। ये लो साहब, ये इधर ले लेते हैं। ये बिहार हो गया। ये आपका हो गया यूपी, को भी इधर सरका लो। ठीक है सर। ये क्या हो गया? ये तो यू
इधर साइड एक और आ जाएगा हमारा एम। अब लगा, ये तो साहब बिहार, ये आपका हो गया यूपी। ओके, अब एक और ले लेते हैं हम एमपी, मध्य प्रदेश। तो तीन ही स्थान हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर शामिल है। मध्य प्रदेश में भी कितने स्थान आते हैं? तो तीन स्थान आते हैं एमपी के अंदर। अब ये एमपी में तीन स्थान कौन कौन से आते हैं देखो, वो भी हम यहाँ ले लेते हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के तीन स्थानों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक तो है यहाँ पर खजुराहो के मंदिर, एक है भीम बेटका की गुफाएं, और एक है आपका यहाँ पर सांची का स्तूप। देखो, एक तो है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। दूसरा है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और जो तीसरा है वो है भीम बेटका की गुफाएं। भीम बेटका की गुफाएं। तो ये तीन स्थान आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपका एमपी है, ये मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हमने देखा सांस्कृतिक श्रेणी के 36 स्थानों में से एक चंडीगढ़ में। बार बार रिपीट करो इनको, बार बार जब तक रिपीट नहीं करोगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में। दिल्ली में कितने स्थान हैं? तीन। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। पहले इनके नाम याद कर लेते हैं, फिर सन भी याद होंगे धीरे धीरे, ठीक है? अच्छा, तीन यूपी के अंदर, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। दो आपके बिहार के अंदर हैं, नालंदा बिहार और महाबोधि मंदिर। तीन आपके राजस्थान में हैं, जंतर मंतर, जयपुर शहर, और छह पहाड़ी किले। राजस्थान में छह पहाड़ी किले कौन कौन से हैं जो यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं? आम, गाजर, चीकू। आम से आमेर, गाजर में गा से गागरौन, रे से रणथंभौर, और जैसे जैसलमेर। गाजर, ची से चित्तौड़गढ़, और कू से कुंभलगढ़। फिर तीन ही एमपी के अंदर हैं, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, और सांची का स्तूप। तो ये हमने बात की यूनेस्को साइट्स के 36 स्थानों में से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार की जो यूनेस्को सूची में शामिल विश्व धरोहर की जो साइट हैं उनकी। अब बाकी और कौन कौन सी साइट्स हैं हमें देखने को मिलती हैं, तो फिर नेक्स्ट पेज पे और आगे हम बढ़ लेते हैं। अब हमने देखो यहाँ तक बात कर ली थी, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, है ना? ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चले तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है इधर। कौन सा राज्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य। ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के अंदर हमें एक साइट देखने को मिलती है यूनेस्को की। पश्चिम बंगाल, यहाँ एक तो प्राकृतिक श्रेणी में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। बताओ कमेंट करके फटाफट से कि प्राकृतिक श्रेणी में पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी साइट है। तो प्राकृतिक श्रेणी के अंदर जो पश्चिम बंगाल में साइट है आपके,
वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब एक तो प्राकृतिक श्रेणी में जो हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर एक नवीन साइट जो कि 2024 के अंदर इसमें नामित की गई थी या शामिल की गई थी। पश्चिम बंगाल के अंदर शांति निकेतन एक आश्रम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित शांति निकेतन आश्रम। शांति निकेतन आश्रम, शांति निकेतन आश्रम, इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है, शांति निकेतन आश्रम को, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल में एक याद रखना, अभी सांस्कृतिक श्रेणी में कौन सी है आपके, तो सांस्कृतिक श्रेणी में पश्चिम बंगाल के अंदर है शांति निकेतन आश्रम। याद हो जाएगा, शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल में। ठीक है साहब। अब पश्चिम बंगाल में एक हो गई, एक ही आपको याद रखनी है इधर असम के अंदर, ये यहाँ असम में। इसको भी नवीनतम 2024 में घोषित किया गया था। असम के अंदर भी नवीन साइट ये बनाई गई थी। और ये जो असम में साइट है, वो यहाँ असम में एक राजवंश हुआ करता था, अहोम राजवंश। उनके जो समाधि स्थल हैं जिनको मुईदम कहा जाता है, वो यहाँ पर यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं। तो इधर मैं बात करूँ अगर असम की, तो असम में आपको एक साइट देखने को मिलेगी जो 43 नंबर पे, यानी कि 43वीं साइट घोषित की गई थी। 44वीं मराठा सैन्य परिदृश्य से जस्ट पहले जो 43वां जो विश्व धरोहर स्थल शामिल किया था, वो असम में किया था। का नाम था मुईदम। मुईदम, मुईदम, मुईदम का मतलब होता है, ये मुईदम क्या है, तो ये अहोम राजवंश है, असम के अंदर एक हुआ करता था पहले, अहोम राजवंश। तो इसके जो राजा महाराजा हैं उनके समाधि स्थल हैं, राजवंश के राजाओं का समाधि स्थल। राजाओं का क्या है, ये समाधि स्थल है। और ये 43वीं साइट के रूप में इसको शामिल किया था 2024 के अंदर, का समाधि स्थल है। स्थल, और ये 43वीं साइट थी, 43वीं साइट, 43वीं साइट थी, या हम इसको कह सकते हैं 43वां विश्व धरोहर स्थल। 43वां स्थल भारत में ये जोड़ा गया था 2024 के अंदर, मुईदम के नाम से। और ये कहाँ पर है दोस्तों, असम के अंदर है ये। तो ये असम में एक याद रखना आप, मुईदम। ओके, देखो एक एक करके बहुत आराम आराम से याद करने हैं आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए लिखते हुए अपनी कॉपी में आप इनको लिखते भी चलिए साथ के साथ, ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए। ऐसा क्या है, जगह करनी पड़ती है ना मुझे फिर, बाकी की बहुत सारी साइट्स हैं अभी, इन सब के लिए ये जितना ज़्यादा हो सके उतना सेट करते चलो इनको। ठीक है, तो असम में एक हो गया कौन सा, मुईदम। और पश्चिम बंगाल में हो गया आपका कौन सा, शांति निकेतन। अब इधर से हम चलते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पर उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, आप सबको पता होगा,
जो कि एक सूर्य मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर को कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा। और ओडिशा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि एक यूनेस्को साइट है। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है भारत में? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा इसी को कहा जाता है, उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो ये भी एक यूनेस्को साइट है। ये 1984 में घोषित किया गया था यूनेस्को साइट। तो उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर को याद रखें। यहाँ से थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं तो फिर आ जाते हैं इधर, तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, जिसे आज हम कहते हैं तेलंगाना। तो ये कौन सा राज्य है आपका? तेलंगाना राज्य है। यहाँ तेलंगाना राज्य में भी आपको एक साइट याद रखनी है, और वो साइट है यहाँ पर तेलंगाना में एक मंदिर, जिसका नाम है रामप्पा मंदिर। तेलंगाना। और तेलंगाना के अंदर रामप्पा मंदिर आप याद रखेंगे। रामप्पा मंदिर को ही कहा जाता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। यहाँ है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर, या इसी मंदिर को कहा जाता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं है। ये रामप्पा का मतलब यहाँ राम भगवान नहीं है। रामप्पा उस कलाकार का नाम है या उस शिल्पी का नाम है जिसने इस मंदिर को बनाया था। एक कारीगर के नाम के ऊपर ही इस मंदिर का नाम रखा गया है, यानी कि रामप्पा इस मंदिर को बनाने वाला कारीगर था, और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था रामप्पा मंदिर। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, इसकी इमेज भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इन सभी जितनी भी साइट्स हैं उन सभी की मैं इमेज लास्ट में लगा दूंगा, कि इमेज आप देख लेना। इसका जो पीडीएफ मैं जब आपको जारी करूंगा तो उसमें सभी की मैं इमेज भी आपको साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है ना? तो एकमात्र मंदिर भारत का जिसका नाम उसे बनाने वाले कारीगर के नाम पर दिया गया है, तो वो कौन सा है? रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में है। और काकतीय वंश के रुद्रेश्वर नाम के एक शासक थे, उन्होंने इसको बनवाया था, तो इसलिए इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। और इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। तो यूनेस्को साइट एक है तेलंगाना के अंदर भी। क्लियर बात? पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन, असम में मुईदम यानी कि अहोम राजवंश के रतकों का टीला या उनका समाधि स्थल, उड़ीसा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, और तेलंगाना में एक साइट है रामप्पा मंदिर जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं नीचे, और एक स्टेट हमारा और आ जाता है, और ये है आपका तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। यहाँ अब हम बात करें दोस्तों तमिलनाडु राज्य की। मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो जो तमिलनाडु है, यहाँ पर यूनेस्को की दो साइट हमें देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तमिलनाडु में यूनेस्को की हमें कितनी साइट देखने को मिलेंगी दोस्तों? दो साइट देखने को मिलेंगी। कौन सी श्रेणी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ? सांस्कृतिक श्रेणी में। हालांकि प्राकृतिक श्रेणी में यहाँ पर
एक साइट हम पहले और पढ़ चुके हैं, और वो था आपका पश्चिमी घाट। अब यहाँ हम कल्चरल श्रेणी में बात करें तो दो साइट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी तमिलनाडु के अंदर। कौन कौन सी साइट हैं तमिलनाडु में? दो। इनकी अगर हम बात करें तो नंबर एक पे तो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर ग्रेट लिविंग चौल मंदिर। ग्रेट लिविंग चौल मंदिर। चौल मंदिर। ग्रेट लिविंग चौल मंदिर। और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एक साइट, वो है आपकी महाबलीपुरम के मंदिर समूह। महाबलीपुरम के मंदिर समूह के मंदिर समूह। मंदिर समूह महाबलीपुरम एक जगह है, यहाँ पर कई सारे मंदिरों का समूह है, जहाँ पर रथ मंदिर भी है, और समुद्र तट के किनारे पर स्थित कुछ मंदिरों के समूह है जिनको हम शोर मंदिर या समुद्र तटीय मंदिर भी कहते हैं। इनके हम एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद। भारत के प्रमुख मंदिर, मठ, या भारत में प्रमुख जो स्मारक वगैरह हैं वो कौन कौन से, तो उसमें हम उन मंदिरों की बात करेंगे। तो यहाँ दो मंदिर आप याद रखेंगे, एक तो ग्रेट लिविंग चौल मंदिर और एक महाबलीपुरम के मंदिर समूह। तो ये तमिलनाडु के अंदर दो साइट आपको देखने को मिलेंगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में। दो साइट आपकी कहाँ हो गई? ये आपके तमिलनाडु के अंदर हो। क्लियर बात? अब देखो, तमिलनाडु से होते हुए हम इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ आ जाते हैं कर्नाटक के अंदर। ये कौन सा स्टेट आपका आ जाता है फिर? कर्नाटक। है ना, नाम में ही नाटक। कर्नाटक। कर भाई कैसे करता है नाटक। चलिए देखिए, अब कर्नाटक के अंदर मैं बात करूं तो कर्नाटक में आपको तीन साइट याद रखनी है। कर्नाटक में कौन कौन सी तीन साइट आपको याद रखनी है? तो कर्नाटक के अंदर एक तो हम्पी के मंदिरों का समूह है, एक पट्टदकल के मंदिर हैं कर्नाटक में है, और एक यहाँ पर होयसल मंदिरों का समूह भी। तो होयसल मंदिर, हम्पी के मंदिर और पट्टदकल के मंदिर, ये तीनों मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटक के अंदर है। तो यहाँ कर्नाटक की अगर मैं बात कर लूँ तो कर्नाटक के अंदर आपको तीन साइट याद रखनी है। कौन कौन सी तीन साइट आपको यहाँ याद रखनी है कर्नाटक में? तो एक तो हम्पी के मंदिर। हम्पी के मंदिर। हम्पी के मंदिर। हम्पी के मंदिर। ठीक है साहब। दूसरे हैं पट्टदकल के मंदिर। पट्टदकल मंदिर समूह। पट्टदकल मंदिर समूह। और जो तीसरा समूह हमें देखने को मिलेगा वो है होयसल मंदिर समूह। तो ये तीन मंदिर हैं, समूह में है ये। तीन मंदिर हम अकेले तीन मंदिर नहीं कहेंगे, समूह में। जो हम्पी के मंदिरों का एक समूह है पूरा का पूरा, यहाँ रथ मंदिर भी है, कुछ वैसे साधारण मंदिर भी हैं। पट्टदकल के अंदर भी कई मंदिरों का समूह है, वैसे ही होयसलेश्वर के जो मंदिर हैं उनका भी एक समूह है। तो ये तीन यूनेस्को साइट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों? तो ये कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेंगी तीन साइट। ये लीजिए। अब देखिए, एक बार रिपीट कर लीजिए इन सबको यहाँ तक। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन, असम में मुईदम या अहोम राजवंश के राजाओं की शाही समाधि, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर या जिसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं,
तेलंगाना में रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चौल मंदिर या महाबलीपुरम के मंदिरों का समूह, कर्नाटक के अंदर मैं बात करूं तो हम्पी के मंदिर, पट्टदकल के मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर समूह। अब और ऊपर थोड़ा सा हम आ जाते हैं गोवा के अंदर। ये है साहब गोवा, और गोवा में हमें चर्च देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं गोवा के पुराने चर्च। तो यहाँ देखिए गोवा की मैं बात कर लेता हूँ, और गोवा में हमें देखने को मिलेंगे गोवा के पुराने चर्च। गोवा, गोवा में पुराने चर्च। गोवा के पुराने चर्च, ये याद रखना। गोवा के पुराने चर्च, ठीक है। तो ये कहाँ पर हैं गोवा के पुराने चर्च? आप कहेंगे गोवा के अंदर, ये यहाँ पर गोवा के पुराने, गोवा में गोवा के पुराने चर्च। पेज पर इतना ही आएगा। नेक्स्ट एक पेज और ले लेते हैं। अब हमारे पास बच रहा है एक तो महाराष्ट्र, एक गुजरात, ठीक है ना। अच्छा, पहले यहाँ तक एक बार हम गिनती कर लेते हैं, या रिवीजन भी हो जाएगा और गिनती भी हो जाएगी, ठीक है ना। 36 स्थान हमें लिखने हैं। देखिए, चंडीगढ़ में एक हो गया कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली में हो गए 3 लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। राजस्थान में 3 हो गए जंतर मंतर, जयपुर शहर, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। मध्य प्रदेश में 3 हो गए खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं। यूपी में 3 हो गए ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। और बिहार में 2 हो गए महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार। तो यहाँ तक हम इस पेज पे देखें तो टोटल हमारा आ जाता है 1, 3 और 1 4, और 3 7, 7 3 10, 3 13 और 2 15। 15 साइट तो हमारी यहाँ है इस वाले पेज पर, याद रखना। लास्ट में काउंटिंग करने में आसानी रहेगी। एक बार और गिन लो इनको। देखो, 3 और 1 4, और 3 7, 3 10, 3 13 और 2 15। 15 हो गई। नेक्स्ट पेज देखो अब। नेक्स्ट पेज पे बात करें तो एक पश्चिम बंगाल में कौन सी है, शांति निकेतन। असम में मुईदम, अहोम राजवंश के मृतकों का टीला। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चौल मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर समूह। कर्नाटक में हम्पी के मंदिर, पट्टदकल के मंदिर, होयसल मंदिर। और गोवा में गोवा के पुराने चर्च। अब इनको गिन लेते हैं। 1 शांति निकेतन, 2 मुईदम, 3 कोणार्क सूर्य मंदिर, 4 रामप्पा मंदिर, 5 ग्रेट लिविंग चौल मंदिर, 6 महाबलीपुरम के मंदिर, 6 और 3 9, और 1 10। 10 साइट हमने यहाँ पर लिख ली हैं, और 15 साइट पिछले पेज पर लिख ली हैं। तो टोटल 10 और 15 कितनी साइट हो गई हमारी? 25। ठीक है साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बची कुची साइट्स भी ले लेते हैं। अब देखिए, बची कुची साइट्स हमारे पास अब बच जाती है। एक तो हमारे पास महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो साइट है यूनेस्को की, वो महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। महाराष्ट्र कहाँ पर है नक्शे पर? तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन कौन सी साइट हैं यूनेस्को की, तो महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में एक तो है अजंता की गुफाएं। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ महाराष्ट्र की। यहाँ लिख देता हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 5 साइट हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि प्राकृतिक श्रेणी को भी अगर शामिल कर दें तो फिर साइट की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी महाराष्ट्र में? तो वो हो जाएगी दोस्तों 6। अब पहले तो हम इन 5 को ले लेते हैं, कौन कौन सी हैं।
तो पांच में एक तो हमें देखने को मिलेगी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, ये तो याद ही होगा तुम्हें। सबसे पहली साइट है जो शामिल की गई थी, एक तो ये अजंता की गुफाएं, और दूसरी थी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं और एक हो जाएंगी आपके एलोरा की गुफाएं। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो फिर एक गुफा और आ जाती है, एलिफेंटा की गुफाएं। तो तीन तो गुफाएं हो गई, एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये तीन गुफाएं याद रहेंगी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सॉरी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते थे। पुराना नाम है इसका विक्टोरिया टर्मिनस। पहले इसको बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस, और अभी वर्तमान में नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो कितनी हो गई यहाँ पर? चार। एक है यहाँ पर विक्टोरियन गॉथिक आर्ट, विक्टोरियन गोथिक आर्ट, गोथिक आर्ट एंड डेको शैली। तो ये टोटल पांच साइट आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। पांचों की पांचों साइट कहाँ पर हैं आपके? महाराष्ट्र में है ये पांच। सबसे ज्यादा साइट्स की अगर मैं बात करूं, यूनेस्को साइट, तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट? तो आप कहेंगे साहब सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट पांच वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी? महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, बोलते बोलते गला सूखने लग जाता है भाई। चलिए अब आ जाते हैं गुजरात के ऊपर। देखो, गुजरात में कुछ साइट हमें देखनी है, चार के लगभग साइट हमें गुजरात में देखने को मिलेंगी। गुजरात, गुजरात, गुजरात के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो चार यूनेस्को साइट हैं गुजरात में। कौन कौन सी हैं चार यूनेस्को साइट गुजरात के अंदर? तो एक तो है यहाँ पर रानी की बाव, एक बावड़ी है, कहा जाता है रानी की बाव, या हम कह सकते हैं बावड़ी। सीढ़ीदार कुआं होता है ना जिसको बावड़ी बोलते हैं। तो वो रानी की बाव या बावड़ी। दूसरा है यहाँ पर चंपानेर पावागढ़, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क।
पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये भी कहाँ पर है आपके गुजरात के अंदर है। के अलावा अहमदाबाद शहर, गुजरात में ही है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर, और ये भारत का वो पहला शहर है जो यूनेस्को साइट घोषित किया गया था 2017 में। इसमें लिख लीजिए, भारत का पहला शहर जिसे 2017 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। भारत का पहला शहर। और दूसरा कौन सा था? जयपुर। भारत का पहला शहर जो 2017 में यूनेस्को सूची में शामिल किया। यूनेस्को सूची में शामिल किया। सूची में शामिल शामिल हुआ। ओके, तो अहमदाबाद शहर को शामिल किया। इसके अलावा गुजरात में एक सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही प्राचीन स्थल भी है जिसका नाम है धौलावीरा। 2021 में इसको भी शामिल किया था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है ये धौलावीरा। तो देखिए, एक तो रानी की बाव, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क अहमदाबाद सिटी, और एक आपका हो जाएगा धौलावीरा शहर। तो ये प्रमुख गुजरात के स्थान हैं जो कि इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और अगर मैप पर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपका गुजरात है। और ये चारों के चारों जो स्थान हैं वो आपके कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये गुजरात में है। इनको भी मैं इधर लगा देता हूँ। एक मिनट, वापस इधर आओ। अब आ जाए। ये लीजिए, तो ये हो गया आपका गुजरात। ये गुजरात, ठीक है। अब देखो, 5 हो गए महाराष्ट्र के अंदर और 4 हो गए गुजरात के अंदर। तो उधर हमने देखो 15 एक बार काउंट कर लेते हैं। 15 पहले पेज पर, 10 दूसरे पेज पर, फिर ये यहाँ 5 आपके महाराष्ट्र में और 4 आपके गुजरात में। टोटल कितनी साइट हो गई आपके? 15 10 25 और 5 30 और 4 34। अब बची कितनी? 2 साइट। तो अब 2 साइट कौन कौन सी हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 35वें नंबर की साइट, तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं, और वो है भारत में पर्वतीय रेल। भारत में पर्वतीय रेल जो पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है, छुक छुक गाड़ी जिसमें भाप इंजन लगा होता है, और नैरो गेज पे चलने वाली छोटी सी रेलगाड़ी होती है जो पर्यटक स्थलों पर चलती है। अपने यहाँ भारत में 3 स्थानों पर ये चलती है। एक तो नीलगिरी माउंटेन ट्रेन के नाम से जो कि तमिलनाडु के अंदर चलती है। दूसरी एक कालका शिमला में चलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और एक दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर चलती है। 3 स्थानों पर चलती है भारत में पर्वतीय रेल।
तो जो भारतीय पर्वतीय रेल है, या भारत में पर्वतीय जो रेल है, इसको भी यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है भैया। ये पर्वतीय रेल। अब ये जो भारत में पर्वतीय रेल है, ये 3 स्थानों पर संचालित है। कितने स्थानों पर संचालित है दोस्तों? तो 3 स्थानों पर। तो एक डायग्राम में बना ले। ठीक है, देखो, 3 स्थानों पर ये संचालित है भारत में पर्वतीय रेल। कहाँ कहाँ पर है इसका संचालन? एक तो ये कालका शिमला के नाम से चलती है, एक नीलगिरी में चलती है, और एक आपके ये दार्जिलिंग में चलती है। 3 जगह पर ये भारत में संचालित होती है। देखो, नंबर 1 पे तो नीलगिरी पर्वतीय रेल। नीलगिरी पर्वतीय रेल। पर्वतीय रेल। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु। ठीक है साहब। दूसरी दार्जिलिंग पर्वतीय रेल। या माउंटेन ट्रेन। और ये कहाँ पर संचालित है? पश्चिम बंगाल में। ये संचालित है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल। और जो तीसरी संचालित होती है वो होती है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है कालका शिमला। कालका शिमला पर्वतीय रेल। कालका शिमला पर्वतीय रेल। और इसका संचालन होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये 3 स्थानों पर चलती हैं, लेकिन ये एक ही साइट गिनी जाएंगी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एक ही साइट में इनको गिना जाएगा। चलती 3 स्थानों पर है। तो भारत में जो पर्वतीय रेल है ये एक ही साइट है। तो ये हो जाती है आपकी 35वीं साइट। और एक लास्ट हम बात कर लेते हैं 36वीं साइट की, जो कि नवीनतम साइट है, जिसे हाल ही में, मैं कहूँ 2025 में जोड़ा गया है। एक बार पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं नवीनतम के रूप में। और ये है आपकी मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से 36वीं जो है साइट है। और नवीनतम में अगर मैं बात करूँ तो ये 44वीं साइट कहलाएगी। तो ये है आपका मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य। परिदृश्य। और ये 44वीं साइट है। कौन से नंबर की है? 44। 44वीं नवीनतम साइट।
44वीं नवीनतम। राइट। कब शामिल किया गया? 2025 में शामिल किया। वर्ष 2025 में शामिल। अच्छा। इसमें मराठों के 12 दुर्ग शामिल किए गए हैं। मराठों के 12 किले इसमें शामिल किए। इसके अंतर्गत अंतर्गत मराठों के 12 किले शामिल हैं। इसके अंतर्गत मराठों के कितने किले शामिल हैं? तो 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र के अंदर हैं और एक तमिलनाडु में है। इनमें से 11 किले ये तो है महाराष्ट्र में, और एक है जिंजी किला जो तमिलनाडु के अंदर है। एक जो किला है ये आपका है तमिलनाडु। ये टोटल 12 किलों को इसमें शामिल किया है। ये नवीनतम साइट है और इसमें ये 36वें नंबर पे हो जाएगी मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से। तो ये आज की क्लास में हमने यूनेस्को की जो टोटल साइट्स थी भारत के अंदर, जिनमें हमने प्राकृतिक श्रेणी के अंदर शामिल साइट्स कौन कौन सी हैं उनकी भी बात कर ली। साथ ही साथ हमने इसके अंतर्गत जो कल्चरल या सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर जो साइट हैं उनकी भी हमने बात कर ली, और एक जो मिश्रित श्रेणी के अंदर जो साइट है यूनेस्को, उसकी भी हम बात कर चुके। यहाँ यूनेस्को जिस प्रकार से विश्व धरोहर सूची जारी करता है भारत में, उसी प्रकार से यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी की जाती है। जो सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक तत्वों या हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठानों, इनसे जुड़े हुए जो जो भी तत्व हैं हमारी संस्कृति में मौजूद, जैसे कि अगर मैं संस्कृति से जुड़े हुए तत्वों की बात करूँ, कोई डांस है, कोई शास्त्रीय नृत्य वगैरह है, कोई क्लासिकल लोक गायन की शैली है, कोई लोक जो है हम कह सकते हैं कि लोक गायन जिसको हम बोलते हैं ना, लोकगीत, कोई लोकगीत वगैरह है, कोई डांसर है ना, जैसे कोई धार्मिक आस्था, कोई मंत्रोच्चारण की कोई विधि है हमारी, या फिर जैसे कि कोई हमारी पूजा पाठ की या धार्मिक अनुष्ठान की कोई क्रियाकलाप है, या कोई रीति रिवाज है हमारा। तो ऐसे जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनको भी यूनेस्को नामित करता है, उनको भी सहेजने का काम करता है, और इसके लिए यूनेस्को एक सूची जारी करता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। अब ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची क्या है, इसमें कौन कौन से हमारे भारत में मौजूद सांस्कृतिक तत्व हैं जो शामिल किए गए हैं, उनको नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसको अगले किसी एक टॉपिक में हम पढ़ लेंगे। आज के जो टॉपिक है उसमें हमने यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। वंदे मातरम। जय हिंद।